मोटिवेशन, जिसको हिंदी में प्रोत्साहन करना कहते हैं। जैसे कि हम जब किसी संस्था में काम करते हैं तो टाइम टू टाइम हमें प्रोत्साहित किया जाता है, हमें मोटिवेट किया जाता है काम करने के लिए। अब क्या होता है ना, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मोटिवेट किए जाते हैं अपने जो भी मैनेजर या जो भी उनके हेड होते हैं उनके थ्रू। अब एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए ये डेल एस बीच ने इनकी जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि अ विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी टू अचीव अ गोल और अ रिवार्ड। विलिंगनेस टू एक्सपेंड, क्या एक्सपेंड करने के लिए, एनर्जी एक्सपेंड करने के लिए। देखिए जब मैं कोई काम करूँगी और मैं बिल्कुल इस तरीके से काम करूँगी कि मैं बिल्कुल भी, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, एक सुस्त तरीके से, या फिर ऐसे कि मुझे बहुत ज़बरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है, तो उस काम में ना मुझे मज़ा आएगा ना मेरे हेड को मज़ा आएगा कि ये किस टाइप से काम कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इनमें बिल्कुल एनर्जी लेवल नहीं है। तो वो एनर्जी लेवल जो होता है उसको अपडेट करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, उसको एक्सपेंड करने के लिए जो उनकी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, उनके जो गोल उनको अचीव कराने होते हैं उसके लिए उनको रिवॉर्ड देते हैं। अब कोई भी काम मैं बहुत ज़्यादा मन लगा के कर रही हूँ, मैंने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, तो मुझे अगर कोई रिवॉर्ड मिलेगा, सपोज़ जॉब में प्रमोशन मिलेगा या मुझे सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा या मुझे बोनस या कोई गिफ्ट या इस तरीके से किसी भी तरीके से मुझे मोटिवेट किया जाएगा, तो मेरा एनर्जी लेवल क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ, जो मैंने मेहनत की है उसके लिए मुझे क्या किया है, मेरी संस्था ने अप्रिशिएट किया है। अब वो किसी भी थ्रू किया हो, आपको प्रमोशन दिया हो, आपको एक अच्छी डेजिग्नेशन दी हो, आपको गिफ्ट, बोनस या आपकी जो भी पैसे की नीड हो यानी कि सैलरी या इंसेंटिव्स दिए हों उसके थ्रू। तो इसमें उन्होंने यही बोला है कि इसमें क्या करते हैं, जो एनर्जी लेवल होता है उसको एक्सपैंड करने के लिए उनको जो भी गोल होता है वो अचीव करना होता है, तो इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। अब ये जो ड्यूबिन है, इनके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स फोर्स है स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एक्ट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फोर्स होता है, यानी कि हम किसी को प्रेशराइज करते हैं तो वो एक तरीके से डोमिनेट भी करते हैं हम, तो वो वाला प्रेशर नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, काम करने के लिए ही करा जा रहा है उनको, लेकिन ये जो तरीका है इसमें जो उसकी करने की टेक्निक है, मोटिवेट करने की टेक्निक है, वो बिल्कुल अलग है। डोमिनेट यानी कि प्रेशर डाल दिया, फोर्स कर दिया, उन पर दिमागी दबाव डाल दिया है उनका जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उनको बोल के कि आप अगर ये करते हैं तो हमारी संस्था का ये गोल अचीव होगा और उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या होता है ना, जो काम कर रहे हैं संस्था में एम्प्लॉय, वो अपने जो उनका तरीका होता है उसमें फुल एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो अपनी जो संस्था है उसको दे सकें। तो ये तो आपकी डेफिनेशंस थी। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है मोटिवेशन की, तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है अनसेटिस्फाइड नीड, यानी कि कोई सी मेरी ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगी, क्या होगा, मुझे स्ट्रेस होगा। सपोज़ अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में बहुत सारे लोगों की जॉब गई है और बहुत सारे लोग जॉब में हैं भी, तो उनको वर्क फ्रॉम होम करवाया जा रहा है। सपोज़ हो सकता है कि उनकी फैमिली में भी बहुत सारा इश्यूज़ हैं, सपोज़ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, क्योंकि अभी क्या है, वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि जो उनका फंड है, जो उनका कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में भी चल रहा है, यानी कि उनको उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है जितना वो एक्चुअली में उन्होंने क्या करा था, एक्सपेक्ट किया था। तो क्या हो रहा है, वो सैलरी भी हाफ पे कर पा रहे हैं किसी ना किसी कारणवश। तो क्या होता है ना, अब मान लीजिए मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास वो नहीं है, तो मुझे क्या होगा, टेंशन, स्ट्रेस ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरी फैमिली में कोई बीमार हो या मुझे किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, तो ये क्या होता है, टेंशन हो गया। अब यहाँ क्या होगा, ड्राइव्स, यानी कि ये इसका यहाँ पर ये मीनिंग है कि मेरे दिमाग में उस जो भी मेरी अनसेटिस्फाइड नीड है उसको क्या करना है, फुलफिल करने के लिए बहुत तरह के आइडियाज़ मेरे दिमाग में आने लगेंगे कि मैं कैसे उस नीड तक पहुंच जाऊं, कैसे मेरी वो जो नीड है वो पूरी हो जाए। तो ये आने लगा। फिर सर्च बिहेवियर, फिर क्या होगा ना, इससे हमारे बिहेवियर में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरे हेड जो हैं इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाए। किस तरीके से किया जाए, पैसे की नीड है तो उस तरीके से, या और कोई सी दूसरी बात है तो उसको उस तरीके से। फिर क्या होगा, अब जब मेरी वो नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो रिडक्शन ऑफ टेंशन, मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा और मैं
वापस से मेरे उसी मोड में आ जाऊंगी, एक एनर्जेटिक मोड में आ जाऊंगी काम करने के लिए। तो ये जो थी आपकी प्रोसेस थी मोटिवेशन की। इसके बाद नेक्स्ट हम है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स यानी कि तत्व हैं जो मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। तो पहला होता है वैल्यू डिफरेंस। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हर कल्चर के लोग होते हैं, हर रिलीजन के लोग होते हैं, अलग अलग जगह से आकर भी काम करते हैं। तो जो वैल्यू डिफरेंस होते हैं वो सबके अलग अलग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज जिन चीज़ों को मैं सही कह रही हूँ या जो गुण मेरे अंदर हैं कि नहीं मैं जो हूँ मैं सही हूँ, तो वो उसको जो मेरे साथ में एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी सही लगे। तो ये एक डिफरेंस, एक ऐसा डिफरेंस है जो कि क्या करता है, प्रभावित करता है मोटिवेशन को। अब ऑर्गेनाइजेशन में मुझे किसी चीज़ के लिए मोटिवेट किया गया है या मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि जिस चीज़ के लिए मैंने उन्हें मोटिवेट किया हो एक्चुअल में उन्हें वही मोटिवेशन चाहिए हो भी सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो। तो ये वैल्यू डिफरेंस आ रहा है। फिर डिफरेंस इन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में उनको डेजिग्नेशन या प्रमोशन देके प्रोत्साहित किया जाए या उनका सैलरी इंसेंटिव्स देके प्रोत्साहित किया जाए। बहुत सारी जगह पर क्या होता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा CNH करके एक कंपनी है कैश। उस कंपनी में क्या होता है, अभी जो वहाँ के हेड हैं उनको मोटिवेट करने के लिए वहाँ पर आईफोन गिफ्ट किए गए हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन का तरीका अलग है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी रहता है टारगेट बेसिस के, आप ये टारगेट पूरा कर देंगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, प्लस आपको ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, प्लस आपको एकोमोडेशन भी दिया जाएगा। हो सकता है कोई एम्प्लॉय है जो कहीं जाकर जॉब कर रहे हैं तो उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, कुछ के साथ ऐसी व्यवस्था भी नहीं होती है कि वो उनके पास कोई कन्विंस प्रॉब्लम होती है कि उनके पास गाड़ी नहीं है, तो संस्थाएं उनको वो भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये एक तरीके से अप्रेजल सिस्टम होता है कि उनको उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या होता है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं उसको देकर उनको सेटिस्फाइड और मोटिवेट किया जाता है ताकि वो और भी मन लगा के काम करें, संस्था के काम में कोई भी रुकावट किसी भी तरह की ना आए। फिर होता है वर्क एथिक्स। अब हम बात करें हमारे इंडियन कल्चर की और अमेरिकन कल्चर की, सपोज तो वहाँ का वर्क एथिक्स और यहाँ के वर्क एथिक्स में फ़र्क है, ऑब्वियसली है। वहाँ का जो कल्चर है वो टोटल अलग है, यहाँ का जो कल्चर है वो टोटल अलग है। तो जो वर्क परफॉर्मेंस हो रहा है तो क्या होता है, कुछ लोग एथिक्स से काफ़ी ज़्यादा डीपली बाउंड होते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। संस्था के क्या एथिक्स हैं, हमारे क्या एथिक्स हैं। कई बार कुछ एम्प्लॉय तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके एथिकल पर्सपेक्टिव्स टोटली अलग हैं, तो उनके लिए जो ये मोटिवेशन वाला फैक्टर है काफ़ी क्या करता है, प्रभावित करता है हमारे वर्क एथिक्स को भी। और जो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, जो अलग अलग सिस्टम है हर ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी प्रभावित करते हैं और वैल्यू डिफरेंस है ये भी प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमारा आता है मोटिवेशनल टेक्निक यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी तकनीकें हैं जो प्रोत्साहित करने के लिए एम्प्लॉयज़ को यूज़ की जाती हैं। तो जॉब एनरिचमेंट होता है, इसमें गोल सेटिंग होता है, अल्टरनेटिव वर्किंग स्केड्यूल होता है, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, फ्लेक्सी आवर्स, अपग्रेडिंग द स्किल ऑफ एम्प्लॉय। अपग्रेडिंग द स्किल ऑफ एम्प्लॉय, ये मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा रही हूँ। अपग्रेडिंग द स्किल ऑफ एम्प्लॉय, स्किल यानी कि जो भी उनकी कलाएं होती हैं उसको अपग्रेड कैसे करेंगे किसी भी संस्था में। देखिए सबसे फर्स्ट, कोई भी पर्सन जो है पढ़ लिख के वहाँ पर आया है, हो सकता है इससे पहले वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल भी उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हो, उन्होंने कुछ भी चीज़ जो भी स्टडी की है उन्होंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो क्या होता है, उनको अपग्रेड करने के लिए किसी भी संस्था में ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है जो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हाई होती है और वो इस चीज़ को चाहते भी हैं कि हम लर्न करें। तो क्या होता है ना, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी काम को करने के लिए। सपोज़ किसी की जॉब बैंक में लगी है तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो संस्था का बिहेवियर है, क्योंकि उससे पहले कोई भी किसी ने भी बैंक का एग्ज़ाम क्रैक किया हो लेकिन बैंकिंग का काम तो नहीं किया ना। हम जो बैंकिंग करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है एक बैंक के एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनका काम करना, और हमारी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि हम इंडिविजुअल पर्सन, हम हमारे अकाउंट को मेंटेन करना जानते हैं, लेकिन हम इतने सारे जो n नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के वहाँ पर अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। अब हम और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट की हम बात करें, तो वो काम क्या होता है, उनको ट्रेनिंग देकर करवाया जाता है, तो वो मोटिवेट करने का एक तरीका है। अब
कोई भी किसी संस्था में जाते हैं, सपोज़ आप MBA करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं और आपको उससे रिलेटेड वर्क नहीं आता है, तो इट्स ऑब्वियस आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर मुझे कोई सा सिस्टम काम करने के लिए दिया है, सपोज़ कंप्यूटर दिया है, उस पर आपको किसी सॉफ्टवेयर पे काम करने को दिया है या फिर कोई मैनेजमेंट का ही वर्क है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपके अंडर में क्या है, आपके जो हेड हैं वो कौन है, और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस वहाँ कैसी होना चाहिए, आपको कैसे काम करना है, फील्ड पे काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस वर्क करना है या किसी मैनेजमेंट आपको देखना है, मार्केटिंग करना है, XYZ जो भी है, तो ये ट्रेनिंग से आता है। तो ये क्या होता है, अपग्रेडिंग, इससे स्किल अपग्रेड होती है किसी भी एम्प्लॉय की। फिर जॉब एनरिचमेंट, आपको जॉब एनरिचमेंट कब लगेगा? देखिए, एनरिच वर्ड से समझ में आ रहा है कि भरपूर, मतलब जॉब में हम बहुत अच्छी तरीके से खुश होकर किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कब होगा? जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे। आप जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए इसमें और भी पॉइंट्स है आपके। गोल सेटिंग, सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारा जो गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और वो जो संस्था का ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होता है? कॉमन होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और आप किसी और संस्था में चले गए हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर कभी भी आपको जॉब एनरिचमेंट तो कभी नहीं मिलने वाली है। और नेक्स्ट थिंग, जब आपके वहाँ पे जो गोल हैं, जो मोटो हैं, वही मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप उस संस्था में किस ढंग से काम करेंगे? आपको कितना भी मोटिवेट कर दिया जाए, क्या होता है ना, जब हमारे गोल एक होते हैं तो हमें वो काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। जब वो काम हम करेंगे, काफ़ी पैशनेट होकर वो काम हम करेंगे, काफ़ी सीख के हम काम करेंगे, हमें अच्छा लगेगा वहाँ के टारगेट अचीव करना, क्योंकि साथ में हमें भी सीखने को मिल रहा है, हमारे भी टारगेट अचीव हो रहे हैं। तो जो आपकी गोल सेटिंग है, उसको भी क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो आज हमने ये टास्क किया है, कल हमें ये टास्क मिलेगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ इसमें। फिर अल्टरनेटिव वर्किंग स्केड्यूल, अल्टरनेटिव वर्किंग स्केड्यूल क्या होता है? बहुत सारी जगह पर एक ही पर्सन को क्या कर दिया जाता है, काम दे दिया जाता है, वो करे जाते हैं, एट दी एंड क्या होते हैं, वो काफ़ी डीमोटिवेटेड पर्सन बन जाते हैं उस कंपनी के। फिर उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कंपनी को भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो वर्किंग शेड्यूल होता है आपका, उसको कैसे करना चाहिए, अल्टरनेट कर देना चाहिए। अब हो सकता है आपके कंपनी की वर्किंग पर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन आपसे काम करवा रहे हैं, कौन सा टास्क है। कहीं कहीं पर टारगेट बेसिस वर्किंग होती है, कहीं कहीं पर ऐसी वर्किंग होती है कि जिनमें आज आपने करा है, कल कोई नेक्स्ट पर्सन करेंगे, या आप मतलब आपके साथ के जो और भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपको भी काम देंगे, उनको भी देंगे, उनको भी देंगे। तो सबका अल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल जो होता है, उसको क्या कर देते हैं, वो फिक्स कर देते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। टीचिंग में आपने जो स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा है और अभी भी आप स्टिल देख ही रहे होंगे, जो लेक्चर्स की हम बात करते हैं कि आज फर्स्ट लेक्चर मेरा है, कल जो आपका मतलब ट्यूसडे को आपका फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है किसी और फैकल्टी का हो, थर्सडे को किसी और फैकल्टी का हो, होंगे डेली, लेकिन उनको क्या कर दिया है, थोड़ा रोटेट कर दिया है। तो उससे क्या होता है, वर्क शेड्यूल से थोड़ा बच्चे का माइंड सेटअप भी अलग होता है और जो फैकल्टी का माइंड सेट है वो भी थोड़ा अलग हो जाता है कि आज मेरा फर्स्ट है, कल मेरा सेकंड है, इस टाइप से। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ के साथ भी ये होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे में नहीं भी होता है। फिर होता है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। कुछ लोग जो मोटिवेट होते हैं वो पैसे के उससे होते हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान जो है इस दुनिया में वो काम नहीं करना चाहता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने आप को बिजी रखने के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो कुछ लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है, उनको पैसे से। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीखने के लिए काम करना चाहते हैं, अपने आप को इंगेज करने के लिए काम करना चाहते हैं। तो जब हम मोटिवेट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबके लिए टर्म्स एंड कंडीशन एक नहीं होती हैं। कुछ को हम सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स दे के क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ को हम डेजिग्नेशन दे के मोटिवेट कर सकते हैं, उनको हम रिवॉर्ड दे सकते हैं, उनको हम सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे कि हमने उनको किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी, हमने उनको सर्टिफिकेट दे दिया उस चीज़ का, उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है इस वजह से। कुछ अल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल से भी हो जाते हैं कि यार हमें ही क्यों हर बार ये काम दिया जाता है, उसको क्यों नहीं दिया जाता है, वो भी तो मेरे साथ का है। इस टाइप से भी क्या होता है ना, कुछ लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट होता है मोटिवेशन के लिए। फिर फ्लेक्सी आवर्स में, जो आपको फ्लेक्सी आवर्स में क्या मतलब है, फ्लेक्सी यानी कि इस वर्ड से हमें ये समझ में आ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी वाला वर्ड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारे काम करने के आवर्स हैं, कई बार बहुत सारे लोग क्या होता है एक्स्ट्रा आवर्स काम करना चाहते हैं, और कुछ लोगों का क्या होता है
कई बार उन्हें हाफ डे भी चाहिए होता है, तो उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोई भी पर्सन है जो दिल्ली में या मुंबई में काम करने के लिए गए हैं, अब वो अकेले गए हैं, उनकी फैमिली वहाँ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनके वर्किंग आवर्स हो सकता है 11 to 5 हो या 10 to 5 हो, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि हम काफ़ी बोर हो जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं, तो उसके एक्स्ट्रा वर्क के लिए भी उनको पे किया जाता है। उसके बाद अगर वो किसी दिन ऐसा है कि उनका वो हाफ डे लेना चाहता है, तो उनको मंथ में 1 या 2 हाफ डे भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ का ऐसा है कि ये वाला वर्क ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो इस टाइप से जो उनके काम करने के जो आवर्स होते हैं उनको भी फ्लेक्सी किया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये भी नियम होता है कि आज मुझे हॉलीडे चाहिए, तो आज मैं क्या करूँगी, मेरी जगह मेरे जो भी कलीग हैं मैं उनको बोल दूँगी कि आज आप ये वर्क कर लीजिएगा और जब आपको छुट्टी चाहिए होगी तो उस दिन मैं आ जाऊँगी। तो ये टेक्निकल जगहें जो होती हैं या आप ये कह लें जो फार्मास्यूटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ये नियम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी मोटिवेट होते हैं। अब ये सब चीज़ें जब हम काफ़ी इनसे सेटिस्फाइड होंगे, काफ़ी मोटिवेटेड होकर काम करेंगे, तो जॉब एनरिचमेंट तो ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा कि हम हमारी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, इसलिए हम बहुत अच्छे से मन लगा के काम कर रहे हैं। देखिए, आज कोई भी पर्सन अपनी जॉब से कितना भी खुश हो, लेकिन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको मोटिवेट किया जाए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं, काफ़ी उनका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाता है कि मैंने इतना किया, मुझे क्या मिल रहा है, मुझसे तो कोई ये भी नहीं बोलता कि अच्छा काम किया है। तो मोटिवेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो वर्कर हों, चाहे एम्प्लॉय हों, चाहे मैनेजर हों, चाहे हेड हों, उनको टाइम टाइम पे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्री रिक्विसाइट ऑफ एन इफेक्टिव मोटिवेशन। क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स हैं आपके, तो एडिक्वेट मोटिवेशन। एडिक्वेट यानी कि हम बहुत सारी संस्था में इंडिविजुअल मीटिंग होती है, तो इंडिविजुअल मीटिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं या मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ, तो मुझे उस पर्सन के लिए पता होना चाहिए कि मैं उसको किस बात के लिए मोटिवेट करूँ। अगर मैं उसको किसी ऐसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही हूँ जिससे उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो वो उसको मोटिवेशन के रूप में लेगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है प्रॉपरली एनालाइज्ड। हम जब किसी भी पर्सन को एनालाइज करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस एनालिसिस होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब एनालिसिस होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने उसको कब डोमिनेट किया था या वो किस तरीके से मानते हैं, डोमिनेशन से मानते हैं, मोटिवेशन से मानते हैं, उनका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये वाली सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, हमको उनसे रिलेटेड पता होनी चाहिए। फिर सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, सिंपल एंड क्लियर बात हमको उनसे करना चाहिए, ना घुमा फिरा के वो हमसे बात करें, ना घुमा फिरा के हमें उनको कोई बात बतानी चाहिए। जो हमारे गोल हैं ये आप अचीव करेंगे, ये आपका टारगेट है, इसके लिए आपको इस तरीके से ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, या जो भी आपकी सिंपल एंड टू द पॉइंट बात है वो होनी चाहिए सभी सबऑर्डिनेट और जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उन सभी से। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मोटिवेट हम कर रहे हैं उनको, हम उनको कहीं ना कहीं डोमिनेट भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर तरफ से हम उनको 100% हमारा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और वो हमें नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या, दोनों तरफ से जो भी एम्प्लॉयज़ और संस्था के बीच में जो नियम है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फिर इसमें होता है एक्सप्रेशन, यानी कि हमें उनसे क्लियर बात जो है वो करनी चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं है। फेस टू फेस क्लियरली कम्युनिकेट, क्लियरली मोटिवेट करेंगे तो हमें क्या होता है ना, एक बिल्कुल सही एक्चुअल वे हमें पता चलता है मोटिवेशन का, कि हमने जो भी एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट किया है वो उस चीज़ के लिए कितने क्या सेटिस्फाइड हैं, कितने नहीं हैं। फिर डिस्टिंक्शन वाली बात आती है, तो यहाँ पर भी उनके वर्क परफॉर्मेंस की ही बात आती है कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमें किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की फुलफ़िल करना है, कौन सी बातें हैं जो नहीं करना है, कहाँ पर हमें कंट्रोल करना है, कहाँ पर हमको उनके लिए काफ़ी अच्छे से रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, कहाँ पर हमें उनकी नीड्स को समझना है। तो ये पूरे प्रीरिक्विसाइट्स थे आपके मोटिवेशन के। सिग्निफिकेंस यानी कि जो होते हैं उसको हम इम्पोर्टेंस भी कहते हैं।
क्या इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन के, तो इसमें हम देख लेते हैं गुड ह्यूमन रिलेशन। जब हम प्रोत्साहित करते हैं एम्प्लॉयज़ को तो क्या होता है, हमारा एक जो रिलेशन होता है उनके साथ बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मोर लॉयल द वर्क फोर्स वुड बी। जो उनका वर्क फोर्स होता है यानी कि जो उनके काम करने का तरीका होता है वो और ज़्यादा लॉयल्टी के साथ उस काम को क्या करते हैं, वो करने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से जो भी उनका रिजल्ट होता है काफ़ी अच्छा निकाल के देते हैं। फिर है मोटिवेशन कैन लीड टू जॉब सेटिस्फेक्शन। जब हम टाइम टू टाइम सभी को मोटिवेट करते रहते हैं हमारी संस्था में, चाहे वो वर्कर हो, एम्प्लॉयज़ हो, मैनेजर्स हो, हेड हो, तो क्या होता है ना, ये क्या करते हैं, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं। जब हम हमारी किसी भी चीज़ के साथ संतुष्ट होते हैं तो हम उस चीज़ के लिए हमेशा एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं, हम पॉजिटिवली उसके साथ काम करते हैं। उसकी जैसे कि कोई से ड्रॉबैक्स भी आते हैं सामने तो हम उनको दरगुजर कर देते हैं, मतलब थोड़ा साइड करके हम उनकी पॉजिटिव साइड्स की तरफ देखते हैं। देखिए, एक ये भी होता है कि जब हमें पता है कि हमारी संस्था में हमें अप्रिशिएट किया जाता है, हमारे लिए अच्छा सोचा जाता है, तो वो हमें डांट भी देते हैं तो हम उसको नेगेटिव नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हमें हर बार ही ड्रैग किया जाएगा, हर बार ही हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा, हमारे लिए बाइस्ड हुआ जाएगा, तो फिर हमारे मन में सेटिस्फेक्शन वाली भावना नहीं आती है, फिर हम मोटिवेट भी नहीं होते हैं, चाहे हमें कितना भी करने की कोशिश की जाए। तो इसलिए क्या होता है ना, जब मोटिवेशन होता है तो सेटिस्फेक्शन जो होता है हमारी जॉब के साथ वो होता है और बेटर परफॉर्मेंस भी हम देते हैं इसी वजह से। फिर हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करने के लिए मोटिवेट रखना अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सब ऑर्डिनेट्स को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप उनको मोटिवेट रखेंगे तो वो बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क परफॉर्मेंस करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट ला कर देंगे। अब वो जैसे भी टेक्निक यूज़ करें, उसको स्मार्ट वर्क की तरह करें, उसको हार्ड वर्क लेके करें, जैसे भी करें, लेकिन जो उनकी एफिशिएंसी होगी वो काफ़ी हाई होगी। फिर होता है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ऑब्वियसली जब मैं एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ कोई काम करूँगी, जब मैं अच्छा सब चीज़ों के लिए सोचूंगी और बहुत अच्छा मन लगा के काम करूँगी, तो गोल्स को तो मैं इजीली अचीव कर ही लूँगी और साथ में मैं कोशिश भी करूँगी कि और भी अच्छे टारगेट्स अगर मुझे मिलते हैं तो मैं उनको अचीव कर लूँ। फिर होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप। मोटिवेट, आज अगर हम दो शब्द किसी से अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, आज हम किसी के अगर जो नीड है उसको पूरी कर रहे हैं, तो क्या होगा ना, उसके मन में हमारे लिए क्या चीज़ें आएंगी, एक रेस्पेक्ट वाली चीज़ आएगी। यह आएगी कि हाँ, हमारी संस्था हमारा काफ़ी ध्यान रखती है, वो हमें समझती है कि हमने इनको काम करके दिया है, तो आज हमारा जो भी काम है या हमारा जो बुरा वक्त है या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये समझ रहे हैं और हमको क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी हमारी संस्था के साथ डेवलप होने लगता है आफ्टर मोटिवेशन। फिर होता है गुड कॉर्पोरेट इमेज। जो हमारी संस्था की इमेज होती है, कॉर्पोरेट यानी कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स इनका जो पूरा होता है उनकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक जो कहते हैं ना ग्रुप होता है, एक सर्कल होता है। तो यहाँ जो गुड कॉर्पोरेट इमेज यानी कि हमारा जो ये संस्थाओं के बीच में काफ़ी अच्छा हमारी संस्था का और हमारा भी इमेज मेंटेन होता है कि भाई ये अपने एम्प्लॉयज़ को ध्यान रखते हैं, ये अगर इन्होंने 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क किया है तो 2 घंटे के लिए इन्होंने इसको एक्स्ट्रा पे किया है, उनको मोटिवेट करते हैं, वो उनको खोना नहीं चाहते क्योंकि उनके अंदर काफ़ी अच्छी एलिजिबिलिटी है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, एक अच्छी इमेज भी बनती है। फिर लॉस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। एब्सेंटिज्म यानी कि जो जब बहुत ज़्यादा उकता जाते हैं ना, या उनको किसी भी सबऑर्डिनेट को प्रोवोक कर दिया जाता है, यानी कि उकसाते हैं उनको कि या उनको डोमिनेट करते हैं, तो वो काम से क्या करते हैं ना, भागने लगते हैं, छुट्टियां करने लगते हैं, तो एब्सेंटिज्म उनकी बहुत होने लगती है। और यहाँ टर्नओवर जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, ये टर्नओवर जो हमारा सालाना हमारी कंपनी का जो आता है टर्नओवर या प्रॉफिट, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ टर्नओवर से मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा जॉब छोड़ के जाने लगते हैं, है ना, यहाँ वो बात हो रही है, तो उनका टर्नओवर भी क्या होता है, कम हो जाता है। जब वो देखेंगे कि एक आपके सीनियर ने, आपके साथ वाले ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, तो इट्स ऑब्वियसली उसका जो है इफेक्ट होगा वो दूसरे सबऑर्डिनेट पे भी पड़ेगा, फिर वो भी ये चाहेंगे कि हम भी अच्छा करके दें तो हमें भी मिलेगा, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी इन वर्कफोर्स में भी स्टेबिलिटी आती है। एक स्टेबल तरीके से जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं वो क्या करते हैं, काम करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं तो वो हमेशा एक फ्लो में काम करते हैं। फिर इसका लास्ट है प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज संसाधन दिए जाते हैं उनका एक सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करने लगते हैं। और ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब
टाइम टू टाइम हम हमारे जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं या हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अपग्रेडेड रहेंगे तब। अब वो अपग्रेडेड कब रहेंगे? जब उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाएगा।